कैपेसिटर टू अर्थ इन ब्रिज, अर्थ इन ब्रिज। ब्रिज के करस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं हम। देखना चाहते हैं कि अब तक तो हमने जो भी डिस्कशन किया, अब एक माइंड में आता है कि ठीक है, हर जगह आप जो भी आर्म थी करस्पॉन्डिंग टू ये ब्रिज है आपका वॉट एवर, ठीक है, इसमें जो भी कोई भी ब्रिज हो, हम इसके आउटर बॉडी को क्या करते हैं, ग्राउंडेड या अर्थिंग करते हैं। क्यों अर्थ करते हैं या फिर ग्राउंडेड करते हैं, क्यों? फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ बात आती है कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन में हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर और दुनिया भर के कैपेसिटर की डिस्कशन किया था, यहाँ पे हम यहाँ पे एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वही थोड़ा डिस्कशन चाहते हैं कि देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और अगर वो इफेक्ट करता है तो उसको कैसे उस इफेक्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। देखिए कहीं पे भी लाइन में इस ट्रांसमिशन जब ये ब्रिज है तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, इंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, वॉट एवर जो भी इम्पीडेंस तो होगा ही, और यहाँ पे क्या बनेगा, कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। इसी कैपेसिटर को क्या बोलेंगे, स्ट्रे कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है, टू अर्थ, टू अर्थ, क्योंकि आउटर बॉडी यही है ना, तो ये कनेक्टेड किससे है, अर्थ से, दैट्स वाई टू अर्थ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ये जो बॉडी है, ये जो आर्म है, हमने किसी एक आर्म को दिखा दिया कि एक आर्म का ऐसे वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे हर साइड होगा। देखो होगा क्या, ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, लुक लाइक दिस वन। यहाँ पे भी होगा, बहुत सारे होगा ऐसे, यहाँ पे भी, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टे कैपेसिटर। हमने कई जगह दिखा दिया तो दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमने ट्रांसमिशन लाइन में, पावर सिस्टम में हमने इसको बताया था, इसका इक्विवेलेंट कितने प्रकार से बना सकते हैं, या टी मॉडल करस्पॉन्डिंग या पाई मॉडल करस्पॉन्डिंग। अब आप कहोगे कि सर जनरली हम लोग पाई मॉडल ही डिस्कस करते हैं, नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, कुछ इस टाइप और ये कुछ इस टाइप, और ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। इक्विवेलेंट सर्किट हो गया किसका, किसी एक आर्म का, इसे एक आर्म को उठा लो तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में कैसा होगा, ये कौन से कैपेसिटेंस है, स्टे कैपेसिटेंस होंगे, ठीक है, और ये क्या है, जो भी होगा यहाँ का इम्पीडेंस वट एवर, RLC है कि क्या है, वट एवर जो भी होगा वो होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो इसको टी मॉडल में भी कन्वर्ट करके कर सकते, हमने बताया था कि टी मॉडल में भी करके कर सकते हैं। हाँ, हम इसके प्रति ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट दोनों का डिफरेंट आ जाएगा, हाँ, बट उसमें प्रोसेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं, अदरवाइज़ निकालने को उससे भी कर सकते हो एक रिप्रेजेंटेशन। आंसर में हमने देखा था अभी तक कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता दोनों में। खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि हमने इसको दिखा दिया। तो अब आप क्या करो कि जो भी है, ये जो ब्रिज है इसको थोड़ा बनाते हैं। ये ब्रिज कैसा होगा एक्चुअल में, कुछ इस टाइप का रहा होगा, ठीक है, लुक लाइक दिस वन, और ये दिस वन, और ये आपका दिस वन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लिया, ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं अच्छा बनाने की। खैर दिस वन, ये हो गया बॉक्स आपका Z1,
ये क्या हो गया Z3, ये क्या हो गया आपका Z2, और ये क्या हो गया आपका Z4, डिफ्लेक्शन D, यहाँ पे क्या मिलेगा E, ठीक है, ये E हो गया। स्टे कैपेसिटेंस को दिखाना है, ये A, ये B, ये C और ये हो गया आपका D के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे लुक लाइक दिस वन, यहाँ पे लुक लाइक दिस वन, ठीक है। ये बॉडी कैसे थी, आउटर बॉडी बॉक्स में थी और उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया था ना, दैट्स वाई ये लुक लाइक दिस वन। फिर यहाँ पे भी कैपेसिटर दिखाएंगे, इसका भी हमने क्या कर दिया, हर एक आर्म का रिप्रेजेंटेशन कैसा कर दिया, पाई मॉडल करस्पॉन्डिंग। देखते हैं क्या बनता है, देखो जो समझ में आ रहा है उसको बनाते जाएं, फिर देखते हैं जो भी इसका इलाज करना हो। अगर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी समझ में आ गई तो उसका आंसर भी अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर डिफ़िकल्टी क्लियर है कि क्या है, कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये ए बी है, यहाँ का क्या हो जाएगा सी ऑफ ए बी बाई 2, यहाँ पे सी बी ए बी बाई 2 या बी ए लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम आती है। यहाँ पे बी सी ऑफ बी सी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे सी बी या बी सी बाई 2 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा डी सी, तो सी ऑफ सी डी बाई 2 और यहाँ पे सी ऑफ सी डी बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी, तो सी ऑफ ए डी बाई 2 एंड सी ऑफ ए डी बाई 2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा किसी सर्किट का, लुक लाइक दिस वन। अब बात आती है कि ठीक है यहाँ पे भी हमें कोई डाउट नहीं, इनको ध्यान से देखो। ये जो कैपेसिटर है इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं, उसी तरीके से इन दोनों का, ये भी देखो शंट है, इन दोनों को भी कनेक्ट करके इनको भी इक्विवेलेंट, इनका भी इक्विवेलेंट। ऐसे हो सकता है क्या, जैसे ए की बात करें तो सी ए की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, हमने क्या कर दिया, ये दोनों देखो पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम आ जाएगा सी ऑफ ए बी बाई 2 प्लस सी ऑफ ए डी बाई 2। सी बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, वहाँ पे सी ऑफ ए बी बाई 2 प्लस सी ऑफ बी सी बाई 2 एंड सी ऑफ सी क्या हो जाएगा सी ऑफ बी सी बाई 2 प्लस सी ऑफ सी डी बाई 2 एंड सी ऑफ डी दिस इक्वल टू सी ऑफ ए डी बाई 2 प्लस सी ऑफ सी डी बाई 2 के करस्पॉन्डिंग। एक सेकेंड, सब सही है ना जी। ये ई जो है इसको यहाँ पे लिख लो, ए सी का है कैपिटल ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी जगह और इनकी जगह इन सब को हटा के कुछ ऐसे बना सकते थे क्या, सी ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस यहाँ पे क्या बना सकते हैं, सी ऑफ बी, चलो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑफ सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्या, सी ऑफ डी। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, कि एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का हम मैथमेटिकली सर्किट वाइज दिखा सकते हैं, और जो कि कैसे हैं, लुक लाइक, जिनकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग। अब बात आती है कि ठीक है, अब देखते हैं कि जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो होगा क्या। अब मान लीजिए इसमें करंट जा रही है कितनी, I1, तो नॉर्मल सी बात है इसमें भी चार्जिंग करंट जाएगी CB, ठीक है। तो जब इसमें करंट I1 जा रही थी और इसमें IB, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी I1 डैश। इसी तरीके से अगर I2 इसमें करंट जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 डैश जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा
CD करंट जाएगी, ID करंट जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का है कि सब में, चाहे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी IA, IB, वॉटेवर IC करंट जाएगी। लेकिन हमको मेन करंट इनके और इनके से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, देखो I1 बैलेंसिंग के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, I1 और I1 डैश क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी I2 और I2 डैश क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग करंट IB और ID आ रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये बताइए जो चार्जिंग करंट होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी। नीचे लिखो चार्जिंग करंट थ्रू स्ट्रे कैपेसिटर टू अर्थ IB दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, J ओमेगा C, कौन सा है C है, CB, इंटू वहाँ का वोल्टेज कितना है, VB। उसी तरीके से चार्जिंग करंट स्टे कैपेसिटर टू द अर्थ किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे बात करें, D पॉइंट पे, तो ID दिस इक्वल टू वहाँ पे क्या मिलेगा, J ओमेगा CD इंटू VD करस्पॉन्डिंग। मतलब जो चार्जिंग करंट है IB दिस इक्वल टू J ओमेगा CB इंटू VB, और यहाँ पे जो चार्जिंग करंट है J ओमेगा CD इंटू VD करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब बात आती है कि जो चार्जिंग करंट है हमको तो मिल गई, अब देखना चाहते हैं ये करंट किसके करस्पॉन्डिंग है। ये जो I1 है वो है किसके करस्पॉन्डिंग, IB प्लस I1 डैश, और उसी तरीके से I2 जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ID प्लस I2 डैश के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब बैलेंसिंग के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी, इन बैलेंस कंडीशन जो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। बैलेंस कंडीशन करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन, तो हमने क्या बताया था कि VB जो है VD के क्या है बराबर। उस कंडीशन में हमने ये बताया था कि VB जो है VD के बराबर, तभी तो इसमें नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, उसकी वजह से हमको क्या मिला था कि करंट I1 दिस इक्वल टू, मतलब जब इसमें कोई करंट नहीं जा रही है तो ये जो करंट इसमें जा रही है सेम करंट वही इसमें भी जा रही है, और यहाँ ये भी करंट इसमें भी जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन बट इन दिस केस I1 दिस इक्वल टू, अगर हम IB दिस इक्वल टू ID कर भी दें तो क्या I1 डैश के बराबर है क्या, नहीं। उसी तरीके से क्या I2 डैश के बराबर है क्या, नहीं। ठीक है, नहीं है, वो है किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। क्या देखा था हमने कि I1 इज नॉट इक्वल टू I1 डैश, और I2 भी क्या हो रहा था, I2 डैश के बराबर नहीं है इन केस ऑफ बैलेंसिंग। क्यों, क्योंकि एरर किसकी वजह से आएगी, जब ऐसी कंडीशन होगी तो एक और चीज़ बनेगी, Z1 Z4 इज नॉट इक्वल टू Z2 Z3। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अब एरर किसकी वजह से आ रही है, नीचे लिखो एरर ड्यू टू लीकेज करंट, और इसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट। इनको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट IB दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, J ओमेगा CB इंटू VB। अब माइंड में आता है कि ठीक है, इफेक्ट कौन कर सकता है, इसकी तो वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसका मतलब हायर वोल्टेज हो या हायर फ्रीक्वेंसी हो, जैसे शेयरिंग ब्रिज में। माइंड में आ रहा है ना कि सर आप इसके पहले स्टे कैपेसिटर के बारे में क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि इसके पहले शेयरिंग ब्रिज टाइप का तो ब्रिज नहीं आया था कि जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो अब देखो अगर ये हायर हो चाहे ये हायर हो तो हमको ये भी क्या मिलेगा, हायर मिलेगा। दोनों में से कोई एक हायर हो जाए या दोनों ही हायर हो जाए, तो जब ये अगर इन दोनों में से कोई एक या कोई एक हायर हो गया तो भी हमको
लीकेज करंट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। जब लीकेज करंट ज़्यादा मिलेगी तो हमको एरर बैलेंसिंग में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए। तो नीचे लिखो आइदर एट हायर वोल्टेज आर हायर फ्रीक्वेंसी द लीकेज करंट या चार्जिंग करंट इसको बोलते हैं, लीकेज करंट आर significant. That's why error due to stray capacitor to earth is significant, या कह सकते हैं हायर। ठीक है, फॉर वी बी दिस इक्वल टू वी डी के केस में। नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इनको हटाते हैं। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? अब कहोगे सर स्ट्रे कैपेसिटर। अब स्ट्रे कैपेसिटर तो खैर करंट फ्लो करेगी तो रहेगा ही, उसको तो हम हटा भी नहीं सकते। नहीं, अब कुछ किसी तरीके से ऐसा कर दिया जाए कि अगर हम इसको जीरो कर दें, वाट एवर फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो, अगर हम Vb को उठा के जीरो कर दें, मतलब इन दोनों का वोल्टेज Vb और Vd का वोल्टेज अगर हम किसी तरीके से जीरो कर दें, तो जो चार्जिंग करंट है वो अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा, I1 डैश क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और I2 डैश के बराबर हो जाएगा। तब हमारा क्या रहेगा, सर्किट बैलेंस में रहेगा। फ्रीक्वेंसी वाट एवर कुछ भी हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं इसके ऊपर। चलो तो इसी चीज़ को लिख लो, टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू स्ट्रे कैपेसिटर द बैलेंस is obtained such a manner as VB this equal to VD, और इसको बढ़ा के उठा के किसके बराबर पुट कर देंगे, जीरो के बराबर, किसी तरीके से जीरो को पुट कर देंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं वैगनर अर्थिंग डिवाइस। इस टाइप के अरेंजमेंट को कि जिसमें हम VB दिस इक्वल टू VD बराबर जीरो पुट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, करंट हमारी जीरो हो जाएगी। चार्जिंग करंट, कौन सी करंट, चार्जिंग करंट, ठीक है, उससे क्या मिलेगी, चार्जिंग। ये एक्चुअली जस्ट लाइक अरेंजमेंट होता है, न कि डिवाइस होती है, फिर भी इसका नाम को रख दिया गया है डिवाइस। तो वट एवर, खैर डिवाइस का मतलब कुछ नया लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि उस अरेंजमेंट की वजह से हम VB इक्वल टू VD के बराबर। अब वो कैसे करते हैं, अब उस पर आते हैं। फिलहाल इनको हटाते हैं। ABCD यहाँ का बनाओ चाहे ना बनाओ कोई मतलब नहीं है, हमारा टारगेट है कि VB और VD को क्या करना है, जीरो करना। पहले इसको बनाते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग कुछ इस टाइप का ब्रिज एक लगा देते हैं, ठीक है। ये जो है ऐसे ला दो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का लगा दो।
इसका नाम दे दिया ई, और इसको क्या कनेक्ट कर दिया अर्थ से। ठीक है, ये क्या हो गया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो भी था, ये बी पार्ट, ये कुछ इस टाइप का था, और ये भी जो सी पार्ट था, ये दोनों मिलके कुछ यहाँ पे आ गए, ये सी पार्ट है, व्हाटएवर। ठीक है, ऐसे ही था। Z1 Z3, यहाँ पे Z2 Z4, यहाँ पे Z5 और ये Z6 के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया किसके करस्पॉन्डिंग, ये ई के करस्पॉन्डिंग, व्हाटएवर जो भी है। ऐसे ही था ब्रिज। देखो अरेंजमेंट हमने कुछ ऐसा कर दिया कि इसके साइड में 2 लगा दिया। हम करेंगे क्या, ये I1 I2 जो भी है यहाँ पे अगर दिखाना चाहो कि कुछ लोग कहेंगे सर क्यों हटा दिया, चलो दिखा देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लुक लाइक दिस वन CC, और यहाँ पे ये क्या है CB, और यहाँ पे ये क्या है आपका CD। ठीक है, इसमें कौन सी करंट जा रही थी, IB चार्जिंग करंट, IC इसमें ID, और इसमें IA, इसी करस्पॉन्डिंग थी। IB की वैल्यू जो थी वो किसके करस्पॉन्डिंग थी, j⍵C CB इंटू VB, और यहाँ पे CD की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, j⍵CD इंटू VD। यही है। चलिए, तो I1 हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है कि IB प्लस I1 डैश के, जो कि I1 डैश के करस्पॉन्डिंग था कि ठीक है व्हाटएवर। और उसी तरीके से I2 जो था वो किसके करस्पॉन्डिंग था हमारा। अब देखो हमने किया क्या, पहले हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमने कंसीडर नहीं किया, बल्कि किसको कंसीडर किया, इसको। मतलब यहाँ पे जो I2 करंट है, देखो अब हम करेंगे क्या, हमने फर्स्ट वन इसमें करंट फ्लो कराई और इसमें करंट फ्लो कराई, इसमें हमने करंट नहीं फ्लो कराई। और इसको, ये जो डिफ्लेक्शन है, डिटेक्टर है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, इससे। ये हमने ऐसे रखा हुआ था। पहले हम चाह रहे हैं कि बैलेंसिंग के लिए ये जो भी है इसको उठा के इस पे कर दो। जैसे ही इसको करस्पॉन्डिंग रखेंगे, ये बताइए यहाँ पे इसमें कितनी करंट है, सॉरी यहाँ का वोल्टेज कितना है, चूँकि अर्थ है तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए नल डिफ्लेक्शन के लिए, अगर नल डिफ्लेक्शन होता है बैलेंसिंग के लिए, पहले हम इन चारों को बैलेंस करेंगे, इन चारों को। तो पहले जब इसको इसके करस्पॉन्डिंग बैलेंस करेंगे और यहाँ का वोल्टेज 0 अगर बैलेंस होगा, तो यहाँ का वोल्टेज अगर 0 है तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या मिलेगा, उस समय 0 मिलेगा। दोनों वोल्टेज 0, सेम वोल्टेज। अब जब वोल्टेज 0 तो उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि IB की करंट क्या हो जाएगी, ये वाली 0, मतलब I1 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I1 डैश के, I1 डैश के, और ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, जिससे सर्किट क्या हो जाएगा, बैलेंस। मतलब Z1 Z3 और Z5 और Z6। पहले इसको करते हैं। ठीक है, नीचे लिखो स्विच, ये है S को किससे कनेक्ट कर दिया, E से। बैलेंस इज ऑब्टेन बाई वेरिंग Z5 एंड Z6। ठीक है, Z5 और Z6 के करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग करेंगे, जिससे मतलब ये तो पहले से हमको पता है, जो 2/3 या व्हाटएवर जो भी होगा, तो हम भी इसको भी क्या लाएंगे, 2/3 के करस्पॉन्डिंग। जैसे ही
इन दोनों का रेशियो, ठीक है, और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, यहाँ का वोल्टेज तो जीरो ही है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फॉर दैट केस, उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ये वोल्टेज जीरो हुआ और यहाँ का वोल्टेज जीरो, तो चार्जिंग करंट क्या मिलेगी, जीरो मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले इनके इससे ऑब्टेन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एट बैलेंस VB दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होता है, VE के करस्पॉन्डिंग होगा उस समय, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट है, दैट्स वाई। फिर नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे, S को किससे कनेक्ट कर देंगे, D से। जब S को किससे कनेक्ट कर देंगे, D से, तो क्या होगा, तो नीचे लिखो, एंड बैलेंस इज ऑब्टेन बाई वायरिंग Z2 एंड Z4। Z2 और Z4 के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, तब बैलेंसिंग करेंगे। देखो पहले इससे कनेक्ट था, यहाँ का वोल्टेज जीरो और यहाँ का वोल्टेज जीरो हो गया था। जैसे यहाँ का वोल्टेज जीरो हुआ, अब फिर इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज जब जीरो है, और इनकी बैलेंसिंग ऐसा करेंगे कि ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाए, इसमें नल डिफ्लेक्शन आ जाए। नल डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर जीरो था, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, जिससे क्या हो जाएगा, आपको ये सर्किट क्या मिलेगा, बैलेंस में मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, Z2 Z4 एट बैलेंस ZB दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, VB किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, VD करस्पॉन्डिंग। बट अभी हमने VB किसके करस्पॉन्डिंग पाया था, जीरो करस्पॉन्डिंग, तो VD भी क्या मिलेगा हमको, जीरो करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो सर्किट है, ये जस्ट लाइक अरेंजमेंट है, ठीक है, न कि डिवाइस। खैर इसको डिवाइस ही बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ तो समझ में आ गया कि करना क्या था। चार्जिंग का हमने क्या देखा कि चार्जिंग करंट थी, चार्जिंग करंट कैसे आई, स्टेक कैपेसिटर की वजह से वो ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके लिए हमने क्या किया कि VB और VD पे रिस्पॉन्सिबल था बैलेंसिंग के लिए, कि अगर किसी तरह चार्जिंग करंट को हम जीरो कर दें तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, इसके आर्म में एक और दो आर्म कनेक्ट कर दिया और उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ का वोल्टेज चूँकि ऑलरेडी जीरो है, फिर कुछ नहीं, इस डिटेक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ का नॉर्मल सी बात है, अगर ये वोल्टेज जीरो है तो अब बैलेंसिंग करना पड़ेगा। पहले तो हमारा टारगेट ये होगा कि Z4 और Z5 को ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा कि वो इसके करस्पॉन्डिंग मिले, Z1 Z3 के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है Z1/Z3 करस्पॉन्डिंग, और तो उसी करस्पॉन्डिंग Z5/Z6 हो जाए। जैसे ही इसके बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है, ये वोल्टेज इस वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे ही जब वोल्टेज बराबर हुआ, और चूँकि ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ का वोल्टेज अगर जीरो है तो यहाँ का भी क्या मिलेगा हमको, जीरो। तो चार्जिंग करंट क्या हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो गई, एरर हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद अब यहाँ का वोल्टेज जीरो हो गया, फिर इसको उठा के इस पर पुट कर दो उसी समय, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट करोगे, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, Z2 और Z4 में वेरी करना पड़ेगा उसी करस्पॉन्डिंग जैसे ये है। तो जैसे ही ये दोनों दूसरे के बराबर हुआ है, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो, फिर क्या कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग होगा क्या, ये वोल्टेज बराबर हो जाएगा। चूँकि ये जीरो है तो ये भी जीरो, तो चार्जिंग करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या मिलेगा, सर्किट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरर कब आएगी, जब हायर फ्रीक्वेंसी हो या फिर हायर यहाँ का वोल्टेज हो। तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, समझ में आ गया। इसको वैगनर डिवाइस, इसको किसके, ये जो अरेंजमेंट किसने किया था, वैगनर ने किया था अरेंजमेंट को, इसीलिए इसको बोला जाता है वैगनर अरेंजमेंट। जनरली बुक्स में इसको लिखते हैं डिवाइस, ठीक है। वैसे डिवाइस कहना सही नहीं रहता, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें अटैच करना रहता है, जस्ट लाइक, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ तो समझ में आ गया कि ये वैगनर डिवाइस है, और चूँकि प्रोसीजर भी समझ में आ गया, अब आगे देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं।